सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज 16 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस में जानेंगे हम देश विदेश की विभिन्न खबरों के बारे में जिनका संबंध आपकी तैयारी से या जिनका लिंक आपके सिलेबस में होगा। शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। यहाँ पे तो शुरुआत में जो आर्टिकल आया हुआ है ये बेसिकली एलएसी को लेके है। चाइना बेसिकली अभी 19th बैठक हुई थी एलएसी को लेके, जो दोनों साइड के आर्मी के हेड्स हैं उनकी, ठीक है, चाइना के भी और हमारे इंडिया के भी। द 19th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इसमें जो निष्कर्ष निकला कि हम सहमति में जाएंगे शांति की तरफ, ठीक है, और कुछ खास नहीं है। अभी जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हियर वी कैन सी दैट Prime Minister's address to the nation positioned his government as one that had brought stability to the nation, which was now being acknowledged as a leading player in the emerging global order. He saw a third consecutive mandate, which he underlined that verdicts in 2014 and 2019 had brought majority rule and thereby stability, giving him the courage to roll out reforms. ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित दिया था, उसमें एक विकसित और विकास की तरफ बढ़ते हुए देश के बारे में बताया था। क्या कहते हैं, एक छोटी सी खबर ऐसी ही, दिल्ली में एलजी साहब ने एक 98 ईयर ओल्ड हमारे आर मांडवन जी को सम्मानित किया। ये व्यक्ति बेसिकली रंगून बर्मा में पैदा हुए थे, जो कि आज म्यांमार है, और इन्होंने देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी। जी, आज़ाद हिंद फ़ौज के साथी रहे थे। 18 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में आज़ाद हिंद फ़ौज ज्वाइन करी। तो बहुत ही ऐसे व्यक्तित्व देखिए आप, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को देखा होगा। मैं तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे लोग हमारे बीच हैं और सरकार को इनका जीवन बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि ये ऐसे लोग का सम्मान हो रहा है जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया है। यहाँ पे एक और आर्टिकल है, ओवर 1300 इनमेट्स एट प्रिजन्स टू बी गिवन रेमिशन। हम जानते हैं कैसे कोर्ट्स भरे हुए हैं। सॉरी, थोड़ा सा ओके, थोड़ा वेट करने के लिए सॉरी, कुछ ज़रूरी काम था। जैसे हम जानते हैं कि जेल ज़रूरत से ज़्यादा भरे हुए हैं, तो हालांकि सुप्रीम जो दिल्ली प्रिजन्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने द मूव अनाउंस दैट इंडिपेंडेंस डे इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स एफर्ट टूवर्ड्स डीकंजस्टिंग ओवर क्राउडेड जेल्स इन द कैपिटल, has announced it would start granting remission to inmates from time they land in prison as under trials. Each convict will get at least 15 to 25 days of remission from their overall sentence. ठीक है, जिनका भी अच्छा वो रहता है आपका ना ट्रैक रिकॉर्ड, उनको ये रेमिशन प्रोवाइड कर देते हैं 15 से 25 दिन का, कि आप बाहर जाओ, ताकि थोड़ा जेल भी खाली खाली सा होना। ठीक है, सीजीआई साहब का एक कमेंट्री है यहाँ पे। द ग्रेटेस्ट चैलेंज before the Indian judiciary is to eliminate the barriers to accessing justice, and the functionality of court is determined by how effectively they can answer the call of constitutional duty. ठीक है, सीजीआई साहब ने जो फिर से कुछ नए पुराने मुद्दों को उठाया है। पहला है जुडिशियल
infrastructure, judicial infrastructure, removing pendency in court, removing pendency in court, or making judiciary accessible, judiciary accessible. The CGI gave details on the plan to expand the Supreme Court as a part of modernizing judicial infrastructure to meet future challenges. ठीक है ना, कोर्ट को एकदम बढ़िया चकाचक करने का है. यहाँ पे आर्टिकल दे रखे हैं इन्वेस्टिगेटिंग मणिपुर. बेसिकली ये जो मणिपुर में घटना हुई है उसको लेके है. जैसे कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कमेटी बनाई थी जिसमें ऑल वुमेन जज थी. तो और साथ में जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई उनमें सीबीआई भी इन्वॉल्व है. तो इस आर्टिकल में बेसिकली आपके लिए डायरेक्टली काम का तो नहीं है. ये बेसिकली कहीं ना कहीं कह रही हैं कि सीबीआई जिनको अपॉइंट करा गया है, the CBI with its above 60% conviction rate despite lacking field level resources would in all probability do better investigation. The main reason being the very limited number of cases it will take up to investigation. The officers of the bureau can also avail of sound legal advice at every step. बेसिकली इन्होंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि सरकार को क्या करना चाहिए, सीबीआई क्या करना चाहिए. ये डायरेक्टली इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ओके. Collection of relevant medical certificates and records is another tough port of call. During a public disorder of this magnitude, doctors get overwhelmed by the number of patients and casualties being reported simultaneously. बेसिकली इन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करने के बारे में हिंट दिया है. ये आईपीएस ऑफिसर थी और ये सीबीआई में भी काम करा है, महाराष्ट्र पुलिस में सेवा दे चुकी हैं अपनी. इन्होंने एक आइडिया दिया है कि मणिपुर में बहुत ही छोटी फोर्स है पुलिस की, 15,000 जवानों की. ठीक है, अराउंड 50,000 पर्सन्स एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स. लगभग 1338 इंस्पेक्टर्स हैं. ठीक है, प्रॉपर एक स्टाफ है पर्सनल का जिसमें 265 इंस्पेक्टर बस. ठीक है, बड़ी ही कम फोर्स है मणिपुर की. ओवरऑल एक क्रक्स बताऊँ मैं आपको आर्टिकल में कहा क्या गया है. इस आर्टिकल में बेसिकली उन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और कहाँ कहाँ पे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी इसके बारे में छोटा सा आइडिया दिया है. बाकी इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. स्लिपरी स्लोप, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन द हिमालयस आर वार्निंग. ये मैंने पुरानी वीडियोस में कई बार कहा भी है. फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड नॉट अनकॉमन इन द हिमालयन रीजन. द यंग माउंटेन्स आर जियोलॉजिकली एक्टिव and the region has a long history of downslope movement, rocks and boulders. According to ISRO's Landslide Atlas of India, all 12 districts of Himachal are susceptible to landslips, but the slopes seem to have become more unstable in recent years. There is also no doubt that short but intense bursts of rainfall have become frequent. एकदम से बारिश हो जाती है. ठीक है ना. But ecologically insensitive development has comprised the Himachal capacity to withstand inclement weather. देखो, पहाड़ों पे या जो भी नेचुरल हमारी अर्थ है, बारिश तो होके रहेगी. ठीक है, लैंडस्लाइड तो होके रहेगा. ये नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं. ऊपर से पत्थर गिरेंगे, पहले भी करते थे, ऐसा नहीं है कि आज से ही कर रहे हैं. पॉइंट इज़ दैट हमें कुदरत के हिसाब से काम करना होगा. अगर हम इन सारे इवेंट्स को इग्नोर करके अपनी मर्ज़ी से
कुछ भी करते रहें, कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन करते रहें, ठीक है, रोडें निकालते रहें, बड़ी बड़ी रोडें निकालते रहें, तो हमको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ेगा, ठीक है। नदी के प्रवाह क्षेत्र का ध्यान ना रखें, जहाँ से नदी को बहना है, तो द लॉस ऑफ resources will be more, the destruction of infrastructure will be more, the natural activities which are occurring will occur are occurring since the evolution and will occur till the earth is present, the earth is active. Point is that we have to adjust accordingly. In 10 years, the state has gone on a road widening spree. 69 national highways projects have been approved, of which 5 are 4-lane highways. देखिए, 5 are 4-lane highways. Roads and highways are important for the economical development, but such projects must be mindful of the area's ecological vulnerabilities. For instance, road expansion drive rarely factor in the slope stability. There is very little planning on what to do with the construction debris. Last year, Himachal Pradesh High Court expressed serious concern on the unplanned excavation of the hills and poorly executed construction of roads. Early warning systems that alert people to impeding landslide are at a nascent stage in the country. In Kangra, the EWS failed to alert people on landslide in the first week of the month. ठीक है, रोड बनाने के लिए पेड़ काट दोगे तो सॉइल में जो पकड़ है वो ख़त्म हो जाएगी तो अगर नेचुरली लैंडस्लाइड आएगी या नेचुरली बारिश होगी तो मिट्टी तो रुक नहीं पाएगी, तो क्या होगा, लैंडस्लाइड तो होगी, ठीक है। दूसरी बात, पहाड़ों को हम काट काट के जो उनका बेस कवर है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर किसी दिन अचानक से बारिश हो जाती है जो कि नेचुरल है, वो तो आनी है, ऑलरेडी हमने उसे कमज़ोर कर दिया है खुदाई का करके, ठीक है, तो हमने और न्योता दे दिया है कि अगर पहले एक ब्लॉक टूट रहा था अब और बड़ा पार्ट टूटेगा, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद ये हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा है। अब हम डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं मिटिगेशन में बेसिकली अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के बारे में, इसको लेके भी कहा गया है कि EWS तो बिल्कुल फेलियर हुआ, काम ही नहीं करा, तो भैया इस पे काम करो, टेक्नोलॉजी पे काम करो, ठीक है। यहाँ पे PT उषा मैम का एक छोटा सा आर्टिकल है, ये बेसिकली एक उनकी तरफ से जो PM मोदी जी की स्पीच थी उसको इन्होंने अपना कमेंट्री करी है, इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब उन्होंने बात अच्छी करी है, देश के लिए करी है। आपकी फ़िलहाल अभी मैं इसको टाइम दे दूँगा वरना वीडियो पर लंबी जाएगी फिर बहुत, बस पॉजिटिव बातें करी हैं, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन फॉर सुप्रीम कोर्ट, इक्वलिज्म को लेके एक आर्टिकल छोटा सा था, एक जज साहब थे, उनका प्रमोशन को लेके है बेसिकली। पहली बात तो जिन लोगों ने ये लिखा है दे आर वेरी लर्नड मैन in this country. Finest judges in the recent times, S. Muralidhar retired on August 7, 2023 as the Chief Justice of Odisha High Court. The purpose of this speech is to ask the collegium why his retirement date was not August 7, 2026. तो बेसिकली ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, बस उसमें कुछ मेरे को चीज़ अच्छी लगी जो इन जज साहब ने शुरू करी थी, EPIL पोर्टल, ठीक है, EPIL पोर्टल, ये क्रिएटेड आर्बिट्रेशन एंड सेंटर फॉर मीडिएशन, ठीक है, जुडिशल रिफॉर्म्स, आप ये मेंशन कर सकते हो जुडिशल रिफॉर्म वाले आंसर में, ठीक है ना। EPIL आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर इन ऑल कोर्ट्स, ठीक है।
बाकी ये आर्टिकल बेसिकली लॉयर कम्युनिटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जो एडवोकेट्स वगैरह हैं, आपके लिए ज़रूरी नहीं है इतना। ठीक है, कोलिजियम के बारे में थोड़ा सा बताया गया, कैसे कोलिजियम में कुछ कोई चीज़ फिक्स नहीं है, मतलब कुछ भी है अपनी मर्ज़ी से करते हैं। ये फिर से इन्होंने हिमालय को लेके ही कहा है सर ने, कृष्ण कुमार जी ने। ठीक है, कटिंग डाउन द नंबर ऑफ टूरिस्ट इज़ हार्डली द काइंड ऑफ न्यूज़ यू एक्सपेक्ट टू रीड अबाउट, पीपल आर ट्रैवलिंग अगेन। देखिए अभी बिल्कुल बारिश हुई थी, लोग फिर से जा रहे हैं। ठीक है, मैनी अमंग देम फेसिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस, फॉरेस्ट फायर्स, unprecedentedly high temperatures of floods, landslides. Countries like Greece have over years developed so much dependence on summertime tourism that they cannot imagine discouraging tourists. Forest fires in Spain, Hawaii have not deterred tourists. They have paid for fun and they still have it. The UN reports on climate crisis cuts no ice. ठीक है ना, देखो हिल स्टेशंस पे या फिर टूरिज़म प्लेसेस में हमने टूरिज़म उद्योग बना बना के पहली बात तो बड़ा अच्छा करा है कि ये इकोनॉमिकली टूरिज़्म इज़ अ बैकबोन फॉर लॉट ऑफ पीपल, फॉर सर्वाइवल ऑफ लॉट ऑफ बिजनेसेस। बट द पॉइंट इज़ दी ओवर बर्डन, जो हमने हद से ज़्यादा ओवर बर्डन कर दिया है इस क्षेत्र को कि अब हम मना भी नहीं कर पा रहे हैं। इसमें उदाहरण दिया है ग्रीस का। ग्रीस में हम देख रहे हैं ना, आज दिन वाइल्ड फायर्स लग जा रहे हैं, वाइल्ड फायर्स लग जा रहे हैं। आप जानते हैं ना वाइल्ड फायर क्या होता है? जंगल में आग लग जाती है। और अब चौंक जाओगे, अब आप बोलोगे जंगल में आग लगी, ठीक है, तो अब क्या हम क्या टूरिस्ट को मना कर दें आने के लिए? अभी तो आप ही कह रहे थे कि प्राकृतिक कारणों से तो होता रहेगा। नहीं, आपको पता है, मैं अलग से कवर कराऊंगा और हम जनरली क्लास में करवाते भी हैं कि मेजॉरिटी केस में ये आग पता क्यों लगती हैं। एक आपको यूट्यूब पर डालिएगा, सिगरेट के लोग सिगरेट पीते हैं, फिर उसके जो बट होते हैं उसे नीचे फेंक देते हैं, नीचे फेंक देंगे नीचे, ठीक है। सूखी घास होती है, सूखी घास वो आग पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है, सब जगह आग। और सिगरेट ही नहीं, सिगरेट ही नहीं, अपन दोस्त लोग सब गए कहाँ पे? जंगल में। ग्रीस कह लो, कोई भी देश कह लो आप, सब बैठे हुए हैं शाम को नहीं, रात में चांद निकला हुआ है, चांद निकला बादल में, आओ यहाँ पे मशाल जलाएं। हम बीच में बैठ के मशाल जलाते हैं, चप्पा चप्पा चरखा चले, और गाने गाते हैं ना, अंताक्षरी खेलते हैं, ठीक है, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। यही होता है कैंप फायर में। पार्टी ख़त्म, चलो भाई मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। ये गया, ये भी चला गया, चलो भाई आज तो मज़ा आ गया बहुत। फिर ये भी चला गया, ये भी गया, ये भी गया। और भाई तुम लोग हो अभी? बोले हाँ, हम बातें कर रहे हैं अभी। चलो तुम लोग जब भी जाना थोड़ी सी मशाल को ना ख़त्म करके चले जाना, है ना। इसको मतलब सुखवा देना, पानी डाल देना, कुछ भी कर देना कि ये डाउन हो जाए, या तो ये अपने आप ही डाउन हो जाती है, ठीक है। अब मान लो उन्होंने इसे बुझा दिया कि चलो भाई अब पार्टी ख़त्म हो गई, अपन भी जा रहे हैं, अब बहुत टाइम लग गया, सब लोग चले गए। मगर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि कितनी भी बुझा लो, आसपास की गर्मियों के मौसम में या फिर नॉर्मली भी जंगलों में लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, सूखी लकड़ियाँ, जो और कोई नहीं, यही लोग जलाने के लिए लाए होंगे। आग पकड़ लेती है और वही आग फैल जाती है पूरे जंगल में। ये इंसिडेंट हुए हैं, यूएस में हुए हैं,
अभी हम आपको हवाई वाला केस भी बताएंगे कि हवाई में अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा तो हवाई में हुआ क्या असल में, जो पूरा पूरे जंगल साफ हो गया, वो आग लगी कैसे थी। चलिए यहाँ पे आएंगे हम। दैट इज़ वाई द न्यूज़ फ्रॉम एम्स्टरडैम इज सो एस्टोनिशिंग। its mayor has decided to ban cruise ships from docking at the city center। देखिए एम्स्टरडैम में क्या है ना, जो क्रूज शिप वगैरह वहाँ पे हैं, उसको जो वहाँ के मेयर साहब हैं उन्होंने ना जो पोर्ट होता है वहाँ पे खड़ा करने के लिए मना कर दिया है कि भाई मेरे शहर से दूर रहना। कारण क्या है कि वो study done in 21 concluded that one big cruise ship emits the same amount of nitrogen oxide in a day as 30,000 trucks। पॉल्यूशन कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। ठीक है, 30,000 ट्रक के बराबर एक ही दिन में नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिट करता है। हालांकि इस बात को वहाँ पे न्यूज़ में दिखाई नहीं गई और दुनिया भर के बातें करी गई। ये एक तरीके से वो है, तंज कसा है राइटर ने भी कि ये वाली बात वहाँ पे न्यूज़ में ज़्यादा दिखाई नहीं गई थी। ये वाली बात, ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी दुनिया भर के ऐड आ रहे थे वर्जिन गैलेक्टिक के। When it comes to our Himalayan region, no one likes to say or hear that tourism augurs trouble। है ना, tourism economics सुना दी है पूरी। Himachal Pradesh has taken the recent devastation caused by the heavy rains and floods in its stride। Its chief minister told the newspaper that Himachal has always braved the fury of rains and rivers। मतलब एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बात अच्छी करी जा रही है। On one side, the discourse of development tourism being central to its hills. On the counter side, wail of nature conservationists. First, they call it an environmental crisis, then global warming, and now consensus term is climate change। मतलब देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट के बड़े बड़े हितैषी लोग होते हैं उनके लिए भी तंज कसा है कि पहले बोलते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस है, अब कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज। दो एप्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड क्लाइमेट चेंज कन्फ्यूजेस द पॉपुलर माइंड। कुछ समझ में ना क्लाइमेट चेंज बोल दो। This summer, when the hot wind known as Loo did not blow in any part of northern India, people welcomed it as a sign of climate change. Not just Donald Trump, many sane people don't quite know if climate change will worsen the prospects of new business. Across the Himalayan region, you notice how little the hospitality industry cares for disappearance of forest or disposal of waste, which is emptied out in the back slope। एक बहुत ही कड़वा सच क्या है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहाड़ों की स्थिति क्या हो रही है। बड़े बड़े होटल बनाने के लिए पेड़ों को काट दे रहे हैं। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर क्यों बोलूँ मैं नगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ। पेड़ काट दे रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ डेली ये होटल रन कर रहा है। पानी, कुछ दिन पहले आर्टिकल आया हुआ था कि कुछ होटल जो ऊपर पहाड़ों पे पानी एक्सट्रैक्ट करने की लिमिट तय करी गई है वाटर की, उससे ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं पानी, पूरा निचोड़ ले रहे हैं। इसके बाद कूड़ा, मान लो ये होटल है, ठीक है, ये होटल है, ये होटल के पीछे पहाड़ी सी है, ठीक है, चट्टानी मान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पता है क्या होता है, यहाँ से स्टाफ आता है इनका, यहाँ जाता है और ये फेंका कूड़ा, यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है सब। तभी तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने बैक स्लोप। कोई मतलब नहीं है इन लोगों को, पूरा पूरा कचरा हो रखा है, मगर टूरिज्म जरूरी है। Rivers are the ultimate drainage, nature's gift to engineers and contractors। In Delhi, the Yamuna must cope with the human settlements on its bed। In the hills, the Yamuna tributaries must deal with the debris of landslide cleared every now and then to relieve traffic jams on the highway। पता है क्या हो रहा है? आपने देखा ना पहाड़ों पे वो बड़ी बड़ी जेसीबी होती है, वो ट्रैफिक जाम खाली करवाती है। अरे वो जो लैंडस्लाइड हो जाती है ना, पत्थर गिरे होते हैं बड़े बड़े, कोने में करते हैं रोड के किनारे पे, और फिर क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ पे कर दिया, नदी में डाल दिया। अब नदी को बहा के ले जाए या वहीं पड़ा रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
द गवर्नमेंट विल ऑफ कोर्स प्रायोरिटाइज रीबिल्डिंग द ब्रोकन चंक्स ऑफ हाईवेज। हाँ, ज़रूरी भी है, वरना पूरा देश शहर रुक जाएंगे। द पॉलिसी इज गवर्न बाय द परसेप्शन दैट टूरिज्म इंडस्ट्री इज द की टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। A few years ago, the forest near a hotel caught fire in the evening. The entire staff got into action. ना देखो आप, एक इंसिडेंट है। The entire staff got into action using buckets to douse the flame. Some American tourists started taking pictures, assuming that a fire dance was being staged on the entertain them. मतलब एक रेस्टोरेंट होटल में आग लग गई थी, तो वहाँ का स्टाफ भाग भाग के पानी डाल रहा था। कुछ विदेशी पर्यटक को लगने लगा कि भाई यहाँ पे कुछ कुछ कार्यक्रम हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है। A terrible forest fire recently devastated an island in Hawaii, killing several residents. Many jumped into sea to save their lives. The following day, a woman noticed tourists having a great time in the same seawater. She told BBC, "There are two Hawaiis, one we are living in, another they are visiting." ठीक है, बड़ा ये आर्टिकल हिल्स में टूरिज़्म होना गलत नहीं है, टूरिज़्म होना चाहिए, बट द पॉइंट इज़ दैट वी हैव टू हैव अ सर्टेन पॉइंट when we need to regulate tourism, when we need to have strict laws to ensure that we are not disturbing the natural establishments, okay, the environment। यहाँ पे आगे आते हैं। डायरेक्टली हम आएंगे। ये बेसिकली रीको एक्ट को लेके है, ये आपके पर्पज़ का तो नहीं है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ का है। ठीक है, बेसिकली यूएस में है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेके है। द क्रिमिनल चार्जेस फाइल्ड अगेंस्ट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप इन जॉर्जिया स्टेट कोर्ट। ही वायलेटेड द एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लॉ नोन एज रीको। रीको एक्ट 1970 टू बैटल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, द माफिया। मोस्ट यूएस स्टेट्स enacted similar laws with various changes। ठीक है ना, ये बेसिकली माफिया लोग के लिए यूज़ होता है। RICO's application has been broadened to many other types of organized criminal activity. Prosecutors have applied the laws to all sorts of groups that they charge as criminalized enterprises, including Wall Street, banks, and traders engaged in market manipulation। ठीक है। Why are prosecutors using RICO? RICO was originally conceived as a tool to go after mafia kingpins who kept their hands clean by parking ill-gotten gains in shell corporation and leaving the dirty work to the lining. The law does not require prosecutors to prove that defendants directly engaged in a criminal activity, just that they were part of a larger organization that did. That means prosecutors would not necessarily have to prove Trump personally broke the law, but coordinated with other। देखो, हम जानते हैं ना, जितने माफिया लोग होते हैं, बॉस होते हैं माफिया के, बड़े बड़े माफिया बॉस, इनके नाम पे तो कुछ होता ही नहीं है। ये 1,000 करोड़ के मालिक होते हैं, 1,000 CR, 200 करोड़ के मालिक होते हैं, 5,000 करोड़ के मालिक होते हैं, पर इनके नाम पे तो कुछ नहीं होता है। इनकी कंपनियां किसी और के नाम पे होती हैं। ये किसी को मरवा देते हैं तो किसी और से मरवा देते हैं। गैंग्स चल रही होती हैं जिनको पूरी फंडिंग इनकी मिल रही होती है, मगर इनका नाम ही कहीं नहीं आता है। तो इनको कैसे अरेस्ट करा जाएगा भाई? इनके 1,000 कारोबार चल रहे हैं, नाम कहीं नहीं है इनका, मगर चल इनके रहे हैं। तो रीको एक्ट ये है। रीको एक्ट में अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ज़रा सा भी लिंक निकाल लेती हैं कि भैया ये जो कारोबार चल रहा है इसमें इनका हाथ पैर सब कुछ है, तो रीको एक्ट के अंतर्गत जज इस माफिया बॉस को भी बराबर का और मुख्य आरोपी बनाएगा, बशर्ते कि ये प्रॉपरली प्रूव हो जाए। अब देखो, इस एक्ट के अंतर्गत क्या होता है ना, इस एक्ट के अंतर्गत कोई प्रूफ करने के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। अब नॉर्मली देखो, अब मान लो कि नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो रही है,
तब तो करना पड़ेगा ना। अगर नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से हम जाएं, भाई जब इस आदमी का नाम कहीं है ही नहीं, जब इसके कहने पे इस आदमी को मरवा दिया गया, ठीक है, ये बोलेगा ना भाई मैंने मारा है, उन्होंने तो मारा ही नहीं है, जेल होके लौट आएगा अपना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे, लिंक ही नहीं है कोई इनका। ये कारोबार चल रहा है, शेल कंपनी बना दी है, फर्जी फर्जी बना दी है, इनका नाम ही नहीं है। दूसरा आदमी बैठा हुआ है, बोल रहा हाँ भाई मैंने बनाई है, कुछ कर लो कर लो। रिको एक्ट में ऐसा नहीं है। रिको एक्ट में अगर इन्वेस्टिगेशन जैसी लिंक बना पा रही हैं और ये प्रूव हो रहा है कि हाँ बंदा ये हेड है, इसमें इन्वॉल्व है, तो रिको एक्ट के अंतर्गत जो हर बार माफिया बच जाती है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हालांकि ये आपके लिए डायरेक्टली काम का नहीं है, हाँ, मगर अगर आप क्राइम को लेके कुछ मेंशन करेंगे तो आप रिको एक्ट जैसे एक्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो। These cases are more complex because prosecutors must first prove the existence of a criminal enterprise. पहले तो जो अपने होंगे ना वकील साहब, इन लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्रिमिनल नेटवर्क है। ठीक है, एक मतलब क्रिमिनल नेटवर्क का मतलब क्या, पूरी गैंग्स चल रही हैं। ठीक है, चलो ये हमारे मून मिशन को लेके है। मून मिशन, इंडिया एंड रशिया मून मिशन। तो रशिया का बेसिकली लूना 25 है, हमारा चंद्रयान है। थोड़ा ब्रीफ कंपैरिजन करा हुआ है यहाँ पे लेखक के द्वारा, एडिटर के द्वारा। ठीक है, रशिया's mission Luna 25 is generating interest in India too. This is because Russian lander is likely to touch the down close to lunar south pole. हमारा पहुंचने वाला है और रशिया का पहुंचने वाला जस्ट बिल्कुल अभी है, पहुंच जाएगा। The Russian mission was launched on August 10, is likely to enter the moon's orbit by 16 August and attempt to soft land by 21 August. ठीक है ना, हमारा अभी पहुंचा नहीं है, पहुंचेगा। ठीक है, ये समझ पड़े सब, ये किसी काम का नहीं होगा। ठीक है ना, जो लूना 25 का स्पेसिफिकेशन है ये यहाँ पे काम का नहीं है। ठीक है, हाउ डू मिशन डिफर अपार्ट फ्रॉम बीइंग लाइटर देन इंडियन मिशन, लूना डज नॉट कैरी अ रोवर। हमारे पास रोवर है, उनके पास रोवर नहीं है। रशियन हैज़ 8 पेलोड्स मेनली टू स्टडी द मून सॉइल कंपोजिशन। इंडियन मिशन ऑल्सो साइंटिफिक instrument to study the lunar soil and water ice. The location near the southern pole was chosen because of the presence of craters. The lander will carry 4 experiments on board. The radio anatomy of moon-bound Ramba has Langmuir probe used to study properties of electrons and ions. ठीक है, chased Chandra's surface thermophysical experiment will study the thermal properties of lunar surface. ठीक है ना, ये इसकी जो पेलोड्स हैं जो साथ में ले जाए जाते हैं उनके बारे में डिटेल्स हैं। लेज़र रेट्रोफ्लेक्टर एरे इज़ अ पैसिव एक्सपेरिमेंट सेंट बाय नासा। ठीक है, द लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप विल डिटरमाइन द chemical and mineral composition of the lunar surface. The alpha particle X-ray spectrometer will determine the composition of elements such as magnesium, aluminum, silicon, potassium, calcium, titanium, iron in the lunar soil. बेसिकली क्या होता है ना, इनका काम होता है कि पत्थरों को तोड़ के लेज़र मारी, जो गरम गरम लेज़र होती है, लेज़र बीम, और पत्थर को तोड़ दिया और बाद में उसे सैंपल कलेक्ट करे। सैंपल कलेक्ट करे, उसमें क्या क्या ढूंढा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, और ये डेटा किसे भेजा, अर्थ में भेज दिया वापस। इज इंडिया नेसो लॉन्च लैंड ह्यूमंस ऑन द मून। इट वॉज डिस्कवरी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय इंडिया चंद्रयान 1 in 08 that has propelled another race of moon. अपन चंद्रयान 1 वालों ने बताया था कि पानी वहाँ पे था। द यूएस एंड चाइना हैव प्लान्स टू मेक ह्यूमंस टू द मून अगेन। अब हर कोई देखो मून वाले कहानी पे जा रहा है। व्हेन इट कम्स टू सेंडिंग ह्यूमंस टू मून, यूएस एंड चाइना आर इन द लीड। द टू countries and Russia have succeeded not only in the landing but also carrying out some sample return missions. India is yet to announce a sample return mission. ठीक है, although planning for a 4th mission to moon with Japan as a partner is underway. ठीक है, यहाँ पे छोटा सा आर्टिकल है, रेड फोर्ट क्यों बना हमारा 15 अगस्त का वेन्यू, क्यों 15 अगस्त में अपन रेड फोर्ट में ही कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पे बेसिकली ट्रेडिशन began with Nehru साहब on 16 August 1947, the day after the official handover of power, with an address in which the first Prime Minister
memorably referred to himself as the Pratham Sevak of India. कैपिटल ऑफ हिंदुस्तान रेड फोर्ट. हम जानते हैं इतिहास के बारे में कि अंडर द दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 Delhi became for first time the capital from where a large part of northern India was ruled. First Mughal king Babur referred Delhi as the capital of Hindustan. It was under Shah Jahan that Delhi became capital once again with the establishment of Shahjahabad in 1648, and as a title the Red Fort became the residence of the emperor. Basically ये शाहजहाँ जी का निवास था, आवास था. After Indian sepoys rose the revolt of 1857, they marched to Delhi and declared the aged Mughal emperor Bahadur Shah Zafar as their king. ठीक है ना. Reclaiming the Red Fort. In 1911, the British shifted for the capital to Delhi from Calcutta, building a grand new city. In 1943, during World War II, Subhash Chandra Bose, Indian National Army raced towards India from Burmese border, aiding the Japanese war efforts. This effort would eventually fail. Bose died in a plane crash, and between 45 and 46, senior officers of INA were tried for treason. Red Fort में, लाल किले में. The Congress led the defense, and the battery of nationalist lawyers Nehru, Sapru, Bhulabhai Desai, Asaf Ali, Kailash Nath Karju argued an INA officer's case. The trial case caused an outpouring of sympathy for the INA and unleashed powerful nationalist sentiments in the minds of Indians. They firmly established Red Fort as a site of resistance against the Raj. हम जानते हैं कि जो INA ट्रायल्स हुए थे, INA ट्रायल्स जो हम कहते हैं, ये बेसिकली रेड फोर्ट पे हुए थे. और हमारे फौजियों के पक्ष में जो वकील आपके खड़े हुए थे वो थे आपके नेहरू साहब, सापरू साहब, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू साहब, काटजू साहब, और देश के असफ अली, कैलाश नाथ, काटजू तो हो ही गए आपके, भूलाभाई देसाई साहब. ये देश के जाने माने वकील लोग हैं जिन्होंने INA ट्रायल्स में अपना अपना पक्ष रखा था सैनिकों के हित में. In this context, the Nehru decision to hoist the flag on Red Fort in 1947 makes sense. The historian Swapna Little wrote in Indian Express 21, with the coming of independence, it was necessary that site of Red Fort, over which the British colonial government had sought to inscribe its power and might, be symbolically reclaimed for the Indian people. ठीक है. बाकी दीपा कर्माकर जी को रोक दिया गया है आगे जाने से. हाँ, मतलब हमारा जो चैम्पियनशिप के लिए वो लड़ाई कर रही थी एशियन गेम्स में, उनको रोक दिया गया है वहाँ जाने से. ठीक है, उनका नाम हटा दिया है. ओवरऑल आज के आर्टिकल में हम इतने रखते हैं. हिमालयाज़ को लेकर ज़रूरी है. अब ध्यान दीजिएगा, इस पर भी आने वाले समय में बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे भी हिमालयाज़ को लेके. अगर आपको ये छोटा सा क्विक एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा. और क्विक एनालिसिस का जो पर्पस है मेन, वो ये है कि आपका समय रहते अखबार को ख़त्म कराया जा सके, ताकि आपके मन से अखबार को पढ़ने का जो डर है वो ख़त्म हो. बाकी जो आर्टिकल्स मैंने छुड़वाए हैं इनका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर आपका बिल्कुल इच्छा करे आप पढ़ सकते हैं. द पॉइंट इज़ दैट जो आर्टिकल टू द पॉइंट इम्पोर्टेंट थे मैंने वो आपके साथ शेयर कर लिए हैं. बाकी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी तैयारी अच्छे से हो और आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें. थैंक यू.